कितना हुआ था बेटा इसमें लास्ट लेक्चर में? अच्छा, हम लोगों ने पढ़ लिया था ना कि इंट्रोडक्शन अब आगे थे कि एग्रीकल्चर में हमें सबसे पहला यूज पढ़ना है एप्लीकेशन। तो आज हम कुछ एग्जाम्पल लेके चलेंगे और दोनों के दोनों में आज हम दो एग्जाम्पल पढ़ेंगे बेटा, और दोनों इंपॉर्टेंट हैं। उसको आप छोड़ना मत क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है वो दोनों के दोनों ही एग्जाम्पल। चलो जी, पहले लेते हैं हम लोग एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन एग्रीकल्चर। ठीक है भाई, तो इन एग्रीकल्चर हम लोग लेके चलते हैं। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टॉपिक यही लिया था कि हम लोगों को एग्रीकल्चर में यूज पढ़ना था या एप्लीकेशन पढ़ना था बायोटेक का। तो सबसे पहला जो एग्रीकल्चर में एप्लीकेशन है बेटा, सबसे पहला है आपका इंसेक्ट रेजिस्टेंट। क्या करनी है हमें? हमें इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप तैयार करनी है। कौन सी क्रॉप तैयार करनी है बेटा? इंसेक्ट रेजिस्टेंट हमें क्रॉप तैयार करनी है। और इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप तैयार करने के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं? बाय यूजिंग CRY जीन। CRY जीन। देखो मैंने जो पूरा लिखा है ना CRY, ये मैंने सारा का सारा इसमें लिखा है, स्मॉल में लिखा है। अगर मैं यहाँ पर C कैपिटल मैं यहाँ पर अगर C कैपिटल लिख दूं, RY स्मॉल में रखूं, तो ये क्या बन जाएगा? तब ये जीन नहीं होगा, तभी प्रोटीन बन जाएगा। तो CRY जीन विच प्रोड्यूस CRY प्रोटीन। समझ आया मेरी बात? तो बाय यूजिंग CRY जीन, जो कि CRY प्रोटीन बनाता है। और ये जो प्रोटीन है, ये जब तक इनएक्टिव फॉर्म में है, क्या है? जब तक ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है तब तक ये क्रिस्टलाइन है। समझ गए? इनएक्टिव फॉर्म में क्या है? ये क्रिस्टल है। और जब ये एक्टिव फॉर्म में आ जाती है तो ये सॉल्युबल है। मतलब इनएक्टिव फॉर्म में ये इनसॉल्युबल है और एक्टिव फॉर्म में ये क्या होती है? सॉल्युबल हो जाती है। तो इसकी क्या हो जाएगी? अगर इसका एक्टिवेशन हो जाए तो ये किस में आ जाती है? ये सॉल्युबल फॉर्म में आ जाती है। ठीक है भाई। तो इनएक्टिव फॉर्म कैसी है इसकी? इनसॉल्युबल है, क्रिस्टल है। और एक्टिवेशन के बाद ये किस में आ जाती है? ये सॉल्युबल फॉर्म में आ जाती है। तो बाय यूजिंग CRY जीन। और ये जीन कहां से आता है? ये जीन कहां से आता है? ये आएगा फ्रॉम बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस। ठीक है बेटा, तो कहां से आ रहा है? बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस से ये आता है। जेनेसिस। ठीक है, तो थ्योरिन जेनेसिस से ये आता है आपका। ये चीज आपने थोड़ा सा याद रखना है भाई। तो फ्रॉम बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस से ये जीन हमने निकाला है। कौन सा जीन है? CRY जीन। तो बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस क्या होता है? बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस एक बैक्टीरिया है। भाई ये आप लोगों को दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूं? बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस बैक्टीरिया दिख रहा है, लिखा हुआ है? ठीक है। तो क्रॉप को इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाना है किसको यूज करके? बाय यूजिंग CRY जीन। CRY जीन क्या बनाता? CRY प्रोटीन बनाता है। तो आप देख रहे हो CRY जीन के केस में तीनों स्मॉल में है, प्रोटीन के केस में C कैपिटल हो गया। ठीक है। और ये CRY प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में क्रिस्टल होती है या इंसॉल्युबल होती है, जबकि एक्टिवेशन फॉर्म में या जब एक्टिवेट हो जाती है तो ये क्या बन जाएगी? आफ्टर एक्टिवेशन क्या हो जाएगी? ये सॉल्युबल फॉर्म में आ जाती है। ठीक है भाई। अब CRY जीन कहां से आता है? बैक्टीरिया है बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस से। अब कंसेप्ट क्या है
कि बैक्टीरिया जो है ना बैसिलस फ्रिजिलेसिस, उसके अंदर सीआरवाई जीन है जो कि सीआरवाई प्रोटीन बनाता है, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर हमेशा कैसी रहती है, इनएक्टिव फॉर्म में रहती है। समझ गए, किस फॉर्म में रहती है, इनएक्टिव फॉर्म में होती है। अगर कोई भी पैथोजन, अगर कोई भी, जैसे कि बैक्टीरिया से बड़ा कोई प्रोटोजोआ है, उस प्रोटोजोआ ने क्या करा, प्रोटोजोआ ने बैक्टीरिया को खा लिया, इनगल्फ कर लिया। समझे मेरी बात। अब क्या हुआ कि जब वो बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेगा, तो बैक्टीरिया के अंदर कौन सी प्रोटीन है, सीआरवाई प्रोटीन है, जो कि किस फॉर्म में है अभी, इनएक्टिव फॉर्म में। जैसे ही उसको इनगल्फ किया गया है, तो वो किस में हो जाती है, फिर वो एक्टिव हो जाएगी, सोलेबल फॉर्म में आ जाएगी। तो जो भी प्रोटोजोआ इस बैक्टीरिया को एनगल्फ करेगा, उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ है, जब तक ये बैक्टीरिया के अंदर है, तब तक क्या होगी, ये इनएक्टिव फॉर्म में पड़ी रहती है। अब इसी चीज को हमने यूज किया है, इस चीज को हमने क्या यूज किया है, इसी चीज को हम लोग यूज करते हैं। अब बात ये आती है कि जो सीआरवाई जीन है, सीआरवाई जीन, इसके टाइप्स होते हैं, और इसके टाइप्स होते हैं, सीआरवाई फर्स्ट एसी, सेकंड एबी, सॉरी फर्स्ट एबी एंड सेकंड एबी। समझ गए। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे जीन हैं। अब क्या हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा अलग लिखता हूं, सीआरवाई फर्स्ट एसी, सीआरवाई सेकंड एबी एंड द सीआरवाई फर्स्ट एबी, मैंने इस तरीके से लिखा है। तो कितने जीन हो गए यहाँ पर, 3 जीन हो गए। और ये जो जीन हम लेते हैं, क्योंकि क्या होगा, हमारे पास 3 जीन है। अब हम ऐसा नहीं करते कि हम किसी भी जीन को किसी भी इंसेक्ट के अगेंस्ट हमने यूज कर लिया, ऐसा नहीं करते हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टाइप में जब हम लोग जीन को पिक करते हैं, उठाते हैं, तो हम किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि हम कौन से प्लांट में इसको डालेंगे और कौन से इंसेक्ट के अगेंस्ट हम इसको यूज कर रहे हैं। तो क्या है, सीआरवाई जीन का जब हम सिलेक्शन करते हैं, तो सिलेक्शन किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कौन से प्लांट में हमने इसको डालना है और कौन से इंसेक्ट के अगेंस्ट हम उसको यूज करेंगे। जैसे कि ये है, जैसे कि ये दोनों यूज किए जाते हैं, ये दोनों यूज किए जाते हैं, किस में यूज किए जाते हैं, कॉटन में यूज किए जाते हैं। तो किस में करेंगे हम इसको कॉटन में डाल देंगे, किसके अगेंस्ट डाल देंगे, तो हमने क्या डाला, इन कॉटन अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट डालते हैं इसको, हम डालते हैं कॉटन बॉलवर्म। तो कॉटन बॉलवर्म के अगेंस्ट हम इसको यूज करते हैं। तो ये किस में डाला गया है, कॉटन में डाला गया है। किसके अगेंस्ट डाला गया, कॉटन बॉलवर्म के अगेंस्ट डाला गया है। अब ऐसे ही ये वाला है, तो जो ये सीआरवाई फर्स्ट एबी है, ये किस में डाला जाता है, ये डाला जाता है आपका कॉर्न में, इन कॉर्न, इसको हम कॉर्न में डालते हैं, किसके अगेंस्ट डालते हैं, अगेंस्ट कॉर्न बोरर, कॉर्न बोरर के अगेंस्ट डालते हैं। मतलब वो इंसेक्ट जो कि कॉर्न के प्लांट में या कॉर्न में क्या कर देता है, जो कि कॉर्न में बोर कर देता है, छेद कर देता है। समझ आया मेरी बात। तो हम जो भी जीन यहाँ पर यूज करते हैं, वो किस पर डिपेंड करता है, ये जो भी जीन हम उठाते हैं या लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं, वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है किस प्लांट के अगेंस्ट हमें बनाना है, या किस प्लांट में उस जीन को डालना है, और किस इंसेक्ट के अगेंस्ट हमें बनाना है। तो सिलेक्शन ऑफ सीआरवाई जीन डिपेंड्स ओवर टारगेट प्लांट और टारगेट इंसेक्ट। क्लियर हो गया, टारगेट प्लांट और टारगेट इंसेक्ट पे चीजें डिपेंड करती है। यहां तक का क्लियर हो गया भाई। अब हमें देखने हैं इंसेक्ट्स, वो कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं जिनके अगेंस्ट हम यहां पर सीआरवाई जीन को यूज करते हैं। तो उन बेटा इंसेक्ट की 3 कैटेगरी बनाई गई है, इंसेक्ट की 3 कैटेगरी बनाई गई है। कौन कौन सी है, पहली आती है आपकी लेपिडोप्टेरेंस, क्या आती है, लेपिडोप्टेरेंस। दूसरी आती है आपकी कॉलियोप्टेरेंस। तीसरी आती है आपकी डिप्टेरेंस। भाई ये विजिबल है आप लोगों को सभी को, बेटा सभी को विजिबल है जो मैं लिख रहा हूं, ये वाले जो मैंने लिखे हैं। तो लेपिडोप्टेरेंस,
कॉलियोप्टेरेंस एंड डिप्टेरेंस। ये क्या है? ये क्लास है तीन। हमने क्या कर रखा है, जब आप 11th में जब आप रिफ्रेशर में फाइलम आर्थ्रोपोडा पढ़ोगे ना, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर ही डिफरेंट क्लासेस चली जाती है। ठीक है, तो लेपिडोप्टेरेंस में कौन कौन है बेटा? लेपिडोप्टेरेंस में आप क्या आएंगे, यहां पर आएंगे आपका टोबैको, टोबैको बर्डवॉर्म हो गया ये, उसके अलावा हो गया आर्मी वर्म। ठीक है भाई, तो ये दो आ गए लेपिडोप्टेरेंस में। इसके बाद कोलियोप्टेरेंस। बेटा कोलियोप्टेरेंस में आती है बीटल्स, तो यहां पर कौन आ गया? बीटल्स। एंड डिप्टेरेंस में कौन आता है? डिप्टेरेंस में आते हैं फ्लाइज, फ्लाइज एंड मॉस्किटोस। समझ आया मेरी बात? तो यहां पर एक ओवरव्यू है जहां से आपके मेजरली क्वेश्चन फंस जाते हैं कि एग्रीकल्चर में बायोटेक में यूज करना है। हमारा पहला स्टेप क्या है कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप हमें तैयार करनी है। ठीक है, अब इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप हम कैसे तैयार करते हैं? बाय यूजिंग सीआरवाई जीन। सीआरवाई जीन कहां से निकलता है? बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, जो कि एक बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के अंदर ये जीन होता है और ये जीन सीआरवाई प्रोटीन बनाता है। ये सीआरवाई प्रोटीन जब तक इनएक्टिव रहती है तब तक क्रिस्टल या इनसॉल्युबल फॉर्म में होती है, और ये एक्टिवेशन के बाद सॉल्युबल फॉर्म में आ जाती है। तो जिस भी एनिमल के अंदर उस टाइम ये होगी तो उसकी क्या करेगी? ये डेथ कोज कर देती है। तो क्वेश्चन आपसे ये आता है कि जो सीआरवाई प्रोटीन है वो बैक्टीरिया को क्यों नहीं मारती है या बैक्टीरिया क्यों किल नहीं करती? क्योंकि उसके अंदर किस फॉर्म में पड़ी है? इनएक्टिव फॉर्म में पड़ी हुई है। ठीक है, उसको हम प्रोटॉक्सिन कहते हैं उस टाइम पर। तो इनएक्टिव फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इनएक्टिव फॉर्म को हम लोग प्रोटॉक्सिन कहते हैं, या प्रोटॉक्सिक बोल दिया हमने उसको, टॉक्सिक नहीं है वो। अब यहां पर कैसी होगी ये? सॉल्युबल फॉर्म कैसी हो गई? ये टॉक्सिक हो। अब क्या है कि सीआरवाई जीन कितने टाइप के? तीन टाइप के हमने आपको बताया, फर्स्ट एसी, सेकंड एबी, फर्स्ट एबी। ठीक है ना, ये टाइप किसके हो गए? ये सीआरवाई जीन के टाइप हो गए। अब क्या, तो इस जीन में से, इन तीनों जीन में से जब हम सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि प्रोसेस में हमें सिलेक्ट करना पड़ता है, तो जब हम इनमें से किसी को सिलेक्ट करेंगे तो वो किस पर डिपेंड करता है? सीआरवाई जीन का सिलेक्शन किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि हमारा टारगेट प्लांट कौन सा है और टारगेट इंसेक्ट कौन सा है। समझ गए? तो स्पेसिफिक प्लांट है, स्पेसिफिक इंसेक्ट के अगेंस्ट हम लोग क्या करते हैं या उसी के बेस पर हम उनको सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि सीआरवाई फर्स्ट एबी, सॉरी एसी एंड सेकंड एबी किसके अगेंस्ट है? इन कॉटन। इसको हम कॉटन में डालेंगे, किसके अगेंस्ट? कॉटन बॉलवर्म के अगेंस्ट। क्योंकि आपकी जो एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया है ना, वो कॉटन बॉलवर्म का ही दिया है। ठीक है भाई, या कॉटन का ही दिया है जिसमें कॉटन का जो फ्लावर है उसके अंदर छेद हो गया है। सीआरवाई फर्स्ट एबी हम किस में डालते हैं? हम लोग कॉर्न में डालते हैं, किसके अगेंस्ट? कॉर्न बोरर में, जो कि कॉर्न के अंदर क्या कर देता है? बोर कर देता है। अब यहां पर बनाने में कौन सा जीन हो गया? ये कहां से मिला? ये सब कुछ फंडा मैंने आपको बता दिया है। अब इंसेक्ट कौन कौन से हैं जिसके अगेंस्ट हम लोग बनाते हैं, जो कि तीन क्लास में बने हुए डिवाइड कर रखे हैं। लैपिडोप्टेरेंस, इसमें कौन आते हैं? टोबैको बर्डवर्म आता है, आर्मी वर्म आता है। कोलियोप्टेरेंस में बीटल्स आती हैं, और डिप्टेरेंस में कौन आते हैं? फ्लाइज एंड मॉस्किटोज आते हैं। बेटा यहां तक का क्लियर हो गया सभी को? यहां तक का किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। किसी को कुछ पूछना है बेटा यहां तक का? आनिया बेटा समझ आ गया? अनादिका समझ आ गया बेटा? अदृशा बेटा समझ आ गया? ठीक है, चिराग क्लियर हो गए भाई? ठीक है, चैतन्य क्लियर हो गया बेटा? और ये जो नई लड़की है बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? कनिष्ठा बेटा, हो गया क्लियर तुम्हारा? ये यहाँ से कुछ पूछना हो तो बोलो। कनिष्ठा कौन कौन से स्कूल में थे भाई?
ओ भाई भाई, लाल पानी, पोर्टमोर शिमला वाला ना? अच्छा, शिमला वाला ना? अच्छा भाई, तुम्हारे तो यार बहुत सीनियर पड़े हैं। तुम्हारी सीनियर थी एक लड़की, शर्मा शर्मा का नाम, का नाम ध्यान नहीं आ रहा। वो है शायद, वो कर रही है, बीएमएस कर रही है, बीजीएस कर रही है, तो जाती रहती है तुम्हारे प्रिंसिपल के पास। संध्या, संध्या शर्मा है उनकी। चलो जी, आगे हम लोग ले लेते हैं। अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। इंसेक्ट रेजिस्टेंट हमें बनाना है, कैसे हम उसको बनाते हैं और कैसे वो काम करता है। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, हमें वेक्टर यूज करना है यहाँ पे। बेटा मुझे प्लाज्मिड लेना है यहाँ पे। कौन सा प्लाज्मिड मैं लूंगा भाई? कौन सा प्लाज्मिड लूंगा ये बताएगा मुझे, दिशा बताएगी। दिशा बेटा मैं यहाँ पर कौन सा प्लाज्मिड यूज करूंगा? मुझे प्लांट के अंदर CRY जीन डालना है, टोबैको प्लांट में या कॉटन प्लांट में डालना है, तो मैं कौन सा प्लाज्मिड लूंगा यहाँ पे? दिशा है क्लास में? बेटा बताओ कौन सा प्लाज्मिड लूंगा मैं यहाँ पे? नहीं है यार, किसको पता है? अदृश्य बेटा पता है? सीआई प्लाज्मिड लेंगे, डिसआर्म्ड कंडीशन में लेंगे। तो हमने क्या लिया है, अब समझ लेना पूरा स्टेप क्या 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 होगा यहाँ पे। बेटा अभी जो मैंने बनाया है दिख रहा है आप सभी को? भाई दिख रहा है ये जो बनाया है? नहीं दिख रहा है? अच्छा, चलो यहाँ, हाँ बेटा, हाँ हाँ बोलो बोलो। आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, किसी को भी नहीं आ रही? अदृश्य आवाज आ रही है मेरी बेटा? हम्म, चलो देखो क्या है। अभी जो मैं बना रहा हूँ ये दिखा बेटा आपको, जो मैंने बनाया अभी ये? यहाँ पर मैं बनाऊंगा एक प्लाज्मिड। ये मैंने एक प्लाज्मिड लेना है। कौन सा प्लाज्मिड लूंगा मैं? टीआई प्लाज्मिड लूंगा। और टीआई टीआई कौन सा लूंगा? डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड लूंगा। ठीक है, तो कौन सा है ये हो गया आपका डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड। तो टीआई प्लाज्मिड हमें लेना है डिसआर्म्ड कंडीशन में, मतलब हमने क्या करा, हमने उसका विरजिन निकाल लिया है। ठीक है, यहां पर मैं लूंगा, यहां पर मैंने ये कौन सा ले लिया है, चलो मैं सीधा ही बना देता हूं। ये मैंने ले लिया है बैसिलस डीएनए। क्या ले लिया मैंने? ये मैंने बैसिलस डीएनए ले लिया है, बैसिलस का। अब हमने क्या करा है, यहां से हमने इन दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डाइजेस्ट किया। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका? रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस का मैंने यहाँ पर यूज किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज किया, जिस वजह से यहाँ पर क्या हो गया, ये जो टीआई प्लाज्मिड था, जो टीआई प्लाज्मिड था, ये क्या हो गया, इसने यहाँ पर स्टिकी एंड बना दिया। कौन से एंड बना दिए इसने? इसने स्टिकी एंड यहाँ पर बना दिए। तो ये स्टिकी एंड यहाँ पर बन गए हैं इसके, ये स्टिकी एंड यहाँ पर बन गए बेटा। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या मिलेगा, यहां पर हमें CRY जीन, क्या मिला हमें? CRY जीन। समझ गए ना? CRY जीन को हम कैसे सेपरेट करेंगे? प्रोसेस याद है कैसे करेंगे? इसको हम लोग क्या करेंगे, डीएनए को निकालेंगे, डीएनए को निकाल के हम लोग क्या करेंगे, फिर इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन एंटीन्यूक्लियस डालेंगे। डालने के बाद हम इसको ब्लॉट वो करेंगे, हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। वहां से फिर हम पर्टिकुलर सेगमेंट को उठाएंगे। वो आपके पास क्या है, हमारे पास में फ्रेगमेंट्स की फॉर्म पे आया हुआ। तो ये कौन सा जीन है? ये CRY जीन है।
कौन सा जीन है बेटा ये CRY जीन है। अब हमने क्या किया, अब हमने इन दोनों को लाइगेट कर दिया, एक जगह हमने इन दोनों को जोड़ दिया। तो कौन सा एंजाइम आएगा यहाँ पर, लाइगेज। कौन सा लाइगेज है, डीएनए लाइगेज यहाँ पर आएगा। ठीक है, डीएनए लाइगेज हम लेके आ गए। डीएनए लाइगेज की हेल्प से ये जो टीआई प्लाज्मिड था, इस टीआई प्लाज्मिड में हमने क्या अटैच कर दिया, इस टीआई प्लाज्मिड के अंदर हमने ये CRY जीन ऐड कर दिया। तो यहां से इस तरीके से ये CRY जीन हमने ऐड कर दिया, तो ये जो बीच वाला पोर्शन है CRY जीन का हो गया। ठीक है, CRY जीन हो गया। तो ये कौन सा प्लाज्मिड हो गया, ये हो गया आपका आर प्लाज्मिड या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या काइमेरिक डीएनए। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या काइमेरिक डीएनए इसको हमने कहा है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर इनटू होस्ट। इसको हम लोग क्या करते हैं, होस्ट में ट्रांसफर कर देते हैं। कौन सा मेथड है ये ट्रांसफर करने का, डायरेक्ट मेथड है कि इनडायरेक्ट मेथड है, ये मुझे बताएगी वंशिता। वंशिता बेटा बताओ, ये डायरेक्ट मेथड है कि इनडायरेक्ट है। पैसेंजर डीएनए को होस्ट में ट्रांसफर करने के लिए हम लोगों ने किसको यूज किया है, प्लाज्मिड को या वेक्टर को। तो ये कौन सा है मेथड, डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट। वंशिता नेगी बोलो भाई, ये लड़की है या नहीं है क्लास में यहाँ पे आज। बेटा साइलेंट रहोगे तो तुम्हारा नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है इसमें भाई। मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, टीचर से, डॉक्टर से, वकील से झूठ बोलोगे तो तुम्हारा ही नुकसान है, किसी दूसरे का कोई नुकसान नहीं है वहां पे। ये हमने कौन सा प्लाज्मिड लिया है, टीआई प्लाज्मिड। अब टीआई प्लाज्मिड में हमने, या तो टीआई प्लाज्मिड किसके अंदर से निकालते हैं हम लोग, बैक्टीरियो, फिर कौन सा बैक्टीरिया से निकालते हैं भाई, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियस से। तो ये हो गया, तो हमने इसके अंदर ये डाल दिया है। ये कौन सा बैक्टीरिया हो गया भाई, एग्रोबैक्टीरियम। क्या हो गया ये, एग्रो बैक्टीरियम के अंदर हमने डाल दिया है। ये क्या करता है, ये टोबैको में डिजीज कोज करता है, क्रोनगार्ड डिजीज। अब हम क्या कराएंगे, अब हम इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन करा देते हैं। क्या करा देते हैं, इसका इन्फेक्शन। ऑन किसके अंदर डालना हमें, कॉटन में। तो ऑन कॉटन सेल हमने क्या कर रखा है, हमने कॉटन लिया, हमने कॉटन प्लांट की एक सेल ले रखी है, तो उस सेल पे हम इसका क्या करा देते हैं, इन्फेक्शन करा देते हैं। अब होता क्या है, सीधा सा फंडा ये होगा कि यहां से ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया क्या करेगा, इसका हमने इन्फेक्शन करा है सेल के ऊपर, तो सेल के अंदर नहीं जाएगा, ये सेल से बाहर ही रहेगा। यहाँ से क्या जाएगा, सिर्फ इसका प्लाज्मिड, इसका प्लाज्मिड सेल के अंदर चला जाएगा। सेल के अंदर से कहाँ जाएगा, फिर वो जाएगा फिर न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर जाके क्या करेगा कि जो ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड का जो टीडीएनए है, कौन सा, ये जो टीडीएनए है प्लाज्मिड का, ये अपनी कॉपी तैयार करेगा। क्या करेगा, ये अपनी कॉपी तैयार करेगा, और यहां से जो कॉपी होगी वो किसके साथ, कॉटन के डीएनए के साथ अटैच हो जाएगी। तो हम लोग सीधा सा क्या लिख देते हैं कि हमने इस एग्रोबैक्टीरियम का कॉटन सेल पे इंफेक्शन कराया, जिस वजह से जो प्लाज्मिड के पास में टीडीएनए है, ये डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा, और ये कॉपी किसके साथ जाके जुड़ जाएगी, कॉटन सेल के डीएनए के साथ जाके जुड़ जाएगी। समझ गए। तो इन्फेक्शन ऑन कॉटन सेल के बाद हम लोग सीधा सा क्या स्टेटमेंट लिख देते हैं, हम लोग सीधा से स्टेटमेंट लिख देते हैं, CRY जीन ऐड हो जाता है किसमें, इसमें कॉटन सेल्स डीएनए। समझ आया मेरी बात, क्या हो गया कि यहां से जो प्लाज्मिड है, टीडीएनए है, उसने अपनी कॉपी बनाई, वो कॉपी किसके साथ, कॉटन सेल के डीएनए के साथ जाके जुड़ गई। अब CRY जीन कहां आ गया, CRY जीन आ गया कॉटन सेल के अंदर। अब हमने क्या करा, इस कॉटन सेल का
इस कॉटन सेल को हमने क्या करा दिया, इस कॉटन सेल का हमने सेल कल्चर करा दिया। क्या करा दिया, सेल को कल्चर करा दिया। इस कल्चर कराने की वजह से हमें क्या मिलेगा, हमें यहां पर एक न्यू या रेजिस्टेंट कॉटन प्लांट हमें मिलेगा। क्या मिलेगा, रेजिस्टेंट कॉटन प्लांट हमें मिलेगा। भाई यहां तक की चीज समझ आई, यहां तक का प्रोसेस समझ आया आपको, ये बताओ मुझे पहले। रेजिस्टेंट कॉटन प्लांट बना। अगर इस प्लांट के फ्लावर पे या कॉटन बॉल पे कोई भी इंसेक्ट, कौन से इंसेक्ट की बात हम लोग कर रहे हैं, कॉटन बॉलवर्म। तो अगर इस कॉटन के प्लांट पे कॉटन बॉलवर्म आता है तो हमने क्या बताया यहां पर, यहां हमने क्या लिख दिया कि कॉटन बॉलवर्म एक्ट ऑन प्लांट। अब वो क्या कर रहा है, कॉटन बॉलवर्म प्लांट पर एक्ट कर रहा है। प्लांट पर एक्ट करेगा तो मतलब क्या करेगा, प्लांट को काटेगा। क्या करेगा, प्लांट को काटेगा, या जो फ्लावर बर्ड होगी फ्लावर बर्ड में पोर करना शुरू करेगा। अब क्या होता है, जैसे नॉर्मली आपने गन्ना तो चूसा होगा ना, अब गन्ने को दबाओगे ऐसे तो उसके अंदर का रस कहां चला जाएगा, आपके अंदर चला जाएगा। सेम फंडा यहाँ है कि जब ये जो कॉटन बॉलवर्म इंसेक्ट है, ये कॉटन बॉलवर्म इंसेक्ट क्या करेगा, कॉटन फ्लावर को कट करेगा, कॉटन फ्लावर में कट करेगा या खाएगा उसको। तो कॉटन फ्लावर के अंदर जो सेप है वो कहां चला जाता है, वो उसके स्टमक में या गट में चला जाता है। अब होता क्या है कि इस कॉटन प्लांट के अंदर क्या है, इस कॉटन प्लांट के अंदर सीआरवाई जीन है, ठीक है। अब जब कॉटन प्लांट का डीएनए अपना प्रोडक्ट तैयार करेगा तो सीआरवाई जीन का प्रोडक्ट भी तैयार होगा। क्या प्रोडक्ट होगा वो, क्रिस्टल प्रोटीन तैयार होगी। इसका मतलब जब ये कॉटन बॉलवर्म कॉटन प्लांट की सेल को काटेगा या कॉटन प्लांट के फ्लावर बर्ड को काटेगा तो उसके अंदर जो सैप होगा वो कहां चला जाएगा, सारा वो कॉटन बॉलवर्म की अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिख दिया है, अब हम यहाँ लिख देते हैं कि कॉटन बॉलवर्म ने प्लांट पर एक्ट किया जिसकी वजह से सीआरवाई सीआरवाई प्रोटीन क्या हो जाएगी, एक्टिवेट ड्यू टू एल्कलाइन, ड्यू टू एल्कलाइन पीएच ऑफ गट। समझ गए क्या हुआ है। अब सीआरवाई जीन ने सीआरवाई प्रोटीन बना रखी थी जो कि कॉटन की सेल के अंदर थी। बॉलवर्म ने प्लांट की सेल को जैसे ही कट किया या प्लांट पार्ट को कट किया तो उसके अंदर का सेट सारा कहां चला गया, कॉटन बॉलवर्म के गट में चला गया। और गट में कौन सा पीएच है, एल्कलाइन पीएच है। कौन सा पीएच है, एल्कलाइन पीएच है। इस एल्कलाइन पीएच की वजह से जो सीआरवाई प्रोटीन क्या थी, इनएक्टिव फॉर्म में थी, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में थी, अब वो एक्टिवेट हो जाती है। अब वो एक्टिवेट होने के बाद क्या करेगी, अटैच्ड, नाउ यहाँ पे सीआरवाई प्रोटीन अटैच्ड विद गट वॉल, attached with gut wall and makes pore in it। क्या कर देती है वो बेटा, वो गट वॉल में पोर बना देगी। समझ गए। तो सीआरवाई प्रोटीन एल्कलाइन मीडियम में एक्टिव हो गई। एल्कलाइन मीडियम कहाँ है, वो कॉटन बॉलवर्म के गट में है। जैसे ही सीआरवाई प्रोटीन एक्टिव हुई, एक्टिव होने के बाद वो क्या करेगी, वो गट वॉल से अटैच हो जाएगी और वहां पर क्या बना देगी, पोर बना देगी। और इस पोर की वजह से क्या होगा, इस पोर की वजह से कुछ टाइम के बाद कॉटन बॉलवर्म की डेथ हो जाएगी। तो ये क्या कोज करता है, कोज डेथ ऑफ इंसेक्ट। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। भाई ये पूरा प्रोसेस समझ आया आप लोगों को, पूरा प्रोसेस मतलब पहली बात तो बताऊं कि पूरा दिख रहा है आप लोगों को, पूरा जो बोर्ड अभी मैंने पूरा लिखा हुआ है सारा दिख रहा है सभी को।
बेटा सभी को दिख रहा है ये? उसको याद रखना भाई, ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। यहाँ पर क्या हुआ है, हमने CRY जीन को यूज करके इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाया है। कौन सा प्लांट बनाया है? हमने कॉटन को कॉटन बोलवॉर्म के अगेंस्ट हमने बनाया है। इसलिए इस कॉटन प्लांट को क्या बोला जाता है? इस कॉटन प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बीटी कॉटन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बीटी कॉटन। तो ये पूरा याद रखना अपने यहाँ नाम, बीटी कॉटन। तो इंडिया में, या जो पहली बार इंडिया में जो इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाया गया था, वो कौन सा बनाया गया था? बीटी कॉटन बनाया गया था। किसके अगेंस्ट बनाया गया? बीटी का मतलब बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस। बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस से निकलने वाला CRY जीन को कंटेन करने वाला कॉटन, किसके अगेंस्ट? कॉटन बोलवर्म के अगेंस्ट। क्लियर होगी भाई कहानी? किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। सृष्टि बेटा ये समझ आया? बेटा किसी को कोई डाउट है तो बोलो। चलो आर्यन, कोई डाउट है भाई? आर्यन है क्लास में? ये आर्यन आया नहीं है आज? आया नहीं है, आर्यन नहीं है आज, और वंशिता भी नहीं है शायद। बेटा इसको कुछ पूछना है तो बोलो मुझे, मैं बता दूंगा। फिर हमें दूसरा मेथड लेना है। पहला हो गया इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रोप, दूसरी हमें लेनी है पेस्ट रेजिस्टेंट क्रोप। भाई आर्यन है या नहीं है क्लास में? सीरियस नहीं है भाई पढ़ाई को लेके। चलो दूसरा में क्या लेना है? दूसरा है हमारा पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। अब जो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट हमें लेना है, किसके अगेंस्ट लेना है? तो थोड़ा बहुत पढ़ा है बुक में कि नहीं पढ़ा है? पेस्ट रेजिस्टेंट। तो सेकंड है हमारा पेस्ट रेजिस्टेंट क्रोप या पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। ठीक है ना? हमें किसके अगेंस्ट बनाना है? हमें बनाना है यहाँ पे एक निमेटोड अगेंस्ट। आपके एनसीईआरटी ने दिया है कि यहाँ पर जो पेस्ट रेजिस्टेंट क्रोप या प्लांट हमें तैयार करना है, किसको बनाना है? वो टोबैको को हमें बनाना है। किसके अगेंस्ट बनाना है? वो हमें बनाना है यहाँ पर एक निमेटोडा है या निमेटोड है। निमेटोड क्या होता है वैसे? कौन बताएगा मुझे निमेटोड्स क्या होते हैं? निमेटोड्स क्या होते हैं बेटा? कोई बताएगा? अनादिका बेटा, अनादिका अदृशा बताएगी। अदृशा निमेटोड्स क्या होते हैं? राउंड राउंड। तो ये कौन कौन सा है? रेजिस्टेंट है। किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट है भाई? निमेटोडा। कौन सा निमेटोडा है भाई ये? मेलोडी का है। ठीक है ना? मेलोडी या मेलोडोगाइनी इनकॉग्निशिया। ठीक है भाई, समझ आया मेरी बात? इनकॉग्निशिया, मेलोडी गायनी इनकॉग्निशिया। तो ये आपका क्या है? एक निमेटोड है। किसके अगेंस्ट बनाना है हमें? हमें ये पेस्ट है, सॉरी ये क्या है हमारा? पेस्ट है। पेस्ट क्या है हमारा? निमेटोड्स। और निमेटोड कौन सा है? मेलोडिगाइनी इनकोग्निशिया। ये एक टाइप का क्या है? वॉर्म है, जो कि क्या करता है? जो कि क्रोप, कौन सी क्रोप में बेटा? ये टोबैको। ठीक है भाई, किसमें कर रहा है ये? टोबैको में डिजीज को ये करता है, जिसकी वजह से टोबैको की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। तो आपका मेन फंडा क्या है कि पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप हमें तैयार करनी है या प्लांट हमें बनाना है। कौन से पेस्ट के अगेंस्ट बनाना है? निमेटोडा के अगेंस्ट बनाना है।
जो निमेटोडा होता है वो कौन सा यहाँ पर मेलोडिकाइनी इनकॉग्निशिया है। कौन सी क्रॉप को बनाना है, प्लांट को बनाना है हमें, टोबैको। ये क्या करता है, ये टोबैको की रूट में इन्फेक्शन कोज करता है। मेलोडिकाइनी इनकॉग्निशिया टोबैको की रूट में इन्फेक्शन कोज करता है, जिस वजह से टोबैको की जो प्रोडक्शन होती है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, कौन से मेथड से यूज करेंगे हम लोग, कौन सा मेथड करेंगे, बाय आरएनए, बाय आरएनएआई मेथड। अब ये आरएनए तो ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है भाई, आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस। बेटा जो आरएनए इंटरफेरेंस है, अब होता क्या है नॉर्मली समझो, नॉर्मली ये होता है आरएनए इंटरफेरेंस का लॉजिक यहाँ पे क्या है। देखो नॉर्मल हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कोई डीएनए है, डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन। ये आपका सेंट्रल डोग्मा है, ये आपका रूल है। डीएनए से क्या बनता है हमेशा, एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन। अगर डीएनए से, और ये सॉरी, ये प्रोटीन क्या करेगी, देखो अगर यही प्रोटीन कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में बनाएगा, हमारी बॉडी में डिजीज कोज होगी, वायरस बनाएगा, डिजीज कोज करेगा, कोई पैथोजन बनाएगा तो डिजीज कोज करेगा। अब अगर हम क्या करें, जब हम इस मेलोडी ने भी यही सेम किया था, मेलोडी भी क्या कर रहा था, वो अपना लाइफ साइकिल पूरा कर रहा था, तो इन्फेक्शन बढ़ाता था। अब क्या हो रहा है कि नॉर्मली डीएनए से बनता है एमआरएनए, एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। ये जो डीएनए एमआरएनए है, ये सिंगल स्ट्रैंड होता है। कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड। अब क्या हो कि जब डीएनए से एमआरएनए बने, जो कि कैसा है, सिंगल स्ट्रैंड एमआरएनए है, और जब तक ये सिंगल स्ट्रैंड है तभी तक ये प्रोटीन बनाता है, अगर ये डबल स्ट्रैंड होगा तो ये नहीं बनाएगा। तो डीएनए से जब एमआरएनए बनता है, अगर इस एमआरएनए को ही हम रोक दें या इसको तोड़ दें किसी वजह से, क्या करें, या तो इसको हम क्या करें, या तो इसको हम इनएक्टिव कर दें, या फिर हम क्या करें इसको, या फिर हम इसको डिस्ट्रॉय कर दें। तो इन दोनों केस में क्या होगा, प्रोटीन नहीं बनेगी, और ना प्रोटीन बनेगी ना डिजीज कोज होगी। तो फंडा क्या है, इसमें हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस कर रहे हैं। आरएनए इंटरफेरेंस का मतलब क्या है कि आरएनए से आगे के प्रोसेस को हम रोक देते हैं। आरएनए से आगे के प्रोसेस को हम लोग रोक देते हैं। कैसे रोकते हैं, या तो इस आरएनए को, एमआरएनए को इनएक्टिव कर दें, या इसको हम क्या करें, डिस्ट्रॉय करते हैं। तो हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस या आरएनए इनएक्टिवेशन या आरएनए को डिस्ट्रॉय करने का मेथड हम लोग यूज करके क्या करते हैं, पेस रेजिस्टेंट प्रोब या प्लांट तैयार करते हैं। किसके अगेंस्ट करेंगे, मेलोडी इनकॉग्निशिया के अगेंस्ट करेंगे। ठीक है, अब समझो कि हम करते क्या है। देखो ये जो ये आरएनए आई मेथड जो है ना, ये आरएनए आई, ये नॉर्मली हमारी बॉडी में चलता है। ठीक है ना, तो क्या लिख दिया मैंने ये कि नॉर्मली प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। तो ये नॉर्मली यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है। अब यूकैरियोट्स कहां से, आपको पता ही है कि अगर आप प्रोटिस्टा पूरा का पूरा हो गया, फिर किंगडम फंजाई हो गई, एनिमेलिया हो गया और प्लांटी हो गई, सभी में ये सिस्टम नॉर्मली चलता है। पहले मैं आपको बताता हूं कि ये हमारी बॉडी में काम कैसे करता है। ठीक है, तो यहां से जो पॉइंट आते हैं आपके, ये याद रखना, ये दोनों पॉइंट है, निमेटोडा, मेलोडिकाइनिन, कोग्निशिया, आरएनएआई। और ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है कि हमारी सेल का डिफेंस मैकेनिज्म है एक रेजिस्टेंट आरएनएआई मेथड। हमारी सेल का एक रेजिस्टेंट मेथड है आरएनएआई मेथड, जो कि किसके अगेंस्ट काम किया जाता है, जो कि अगर बाय चांस हमारी बॉडी या हमारी सेल कोई गलत प्रोटीन बना दे, कोई गलत एमआरएनए बना दे, ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी रीजन से। तो देखो पहले मैं आपको एक नॉर्मल सा मेथड पढ़ा रहा हूं जो हमारी सेल का है। हमारी सेल में जैसा हो रहा है, आपने फिर वही लॉजिक आगे अप्लाई करना है। देखो मैं बना रहा हूं चीजें, एक सेल का एग्जांपल लेके बता रहा हूं। सपोज क्या है कि ये हमारी क्या है, ये हमारी सेल है। इस सेल के अंदर ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस। इस सेल के अंदर ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर 4 हो गए, न्यूक्लियस में क्या हो गए, न्यूक्लियर
4 हो गए। इसके अंदर क्या है, ये डीएनए। क्या हो गया, डीएनए। समझ गए। अब क्या हुआ, बाय चांस, ड्यू टू एनी रीजन, बाय चांस ड्यू टू एनी रीजन म्यूटेशन हो गया, सनबर्न हो गया, यूवी रेज आ यूवी रेज आ गई, क्या गामा रेज आ गई, कुछ भी हो गई, किसी भी वजह से हमारे डीएनए ने हमारे डीएनए ने क्या बनाया, हमारे डीएनए ने मिसमैच, हमारे डीएनए ने मिसमैच या डिफेक्टेड एमआरएनए बना दिया। समझ गए, क्या बना दिया, डिफेक्टेड एमआरएनए बना दिया। अब क्या होगा, ये जो डिफेक्टेड एमआरएनए है ये न्यूक्लियस से बाहर कहा जाता है, साइटोप्लाज्म में आता है। तो मैंने क्या लिख दिया इसको, मैंने इसको DEF, डिफेक्टेड मैंने क्या लिख दिया, या डी एमआरएनए लिख देता हूं। समझ के मेरी बात याद रखना, ये डिफेक्टेड एमआरएनए के लिए लिख रहा हूं, ठीक है ना। किसी भी वजह से ड्यू टू एनी रीजन हमारे डीएनए ने डिफेक्टिव एमआरएनए बना दिया और वो एमआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए साइटोप्लाज्म में आ गया। अब अगर इसका प्रोटीन बन गया, अगर इसका प्रोटीन बन गया तो हमारी बॉडी में डिजीज हो जाएगी, हमारी बॉडी में कोई ना कोई डिस्कम्फर्ट होगा। तो उस चीज को रोकने के लिए, समझ गए मेरी बात, हमारे डीएनए ने किसी भी वजह से ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू अननोन रीजन डिफेक्टेड एमआरएनए बना दिया। अब डिफेक्टेड एमआरएनए का अगर प्रोटीन बन गया तो ये क्या करेगा, ये हमारी बॉडी में डिजीज कोज करेगा। एमआरएनए कैसा बनाया मैंने, जैसा होता है सिंगल स्ट्रैंडेड। अब इस एमआरएनए के फंक्शन को रोकने के लिए, इस एमआरएनए के फंक्शन को रोकने के लिए हमारा डीएनए, हमारा ही डीएनए क्या करता है, हमारा ही डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाता है। समझ आया, क्या बनाया इसने, एक्चुअली होता तो ये सिंगल स्ट्रैंड है, होता तो क्या है ये सिंगल स्ट्रैंड है, बट काफी लंबा होता है, इस वजह से ये एंटी पैरेललिटी हो गई तो ये पेयरिंग कर जाते हैं। भाई समझ आई मेरी बात, सिंगल स्ट्रैंडेड ही है बट काफी लंबा होता है, इस लंबा होने की वजह से कहीं पर भी अगर एंटी पैरेलल आ गया, मतलब ए के सामने टी आ गया, तो वहीं पर वो बॉन्ड बना लेंगे आपस में। तो ये क्या बना, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सॉरी एमआरएनए। ये कहां जाएगा निकल के, ये भी आगे आ जाएगा आपका साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में आपके पास क्या है, एक डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए। कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए। एक्चुअली ये अभी एमआरएनए नहीं है, ये प्राई एमआरएनए है, PRI, डबल स्ट्रैंडेड प्राई एमआरएनए। डबल स्टैंडर्ड क्यों बना, समझ आया अदृश्य बेटा, समझ आया डबल स्टैंडर्ड क्यों बनाइए। अब क्या होगा, अब जिस हिसाब से ये चल रहा है ना, तो फिर तो ये काम नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारी सेल में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम डाइजर कहते हैं, डाइजर कहते हैं, DICER, डाइजर। ये डाइजर प्रोटीन होती हैं। डाइजर प्रोटीन क्या होता है, एक टाइप का आरएनए थर्ड होता है, आपने पढ़ा था एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, एक्सोन्यूक्लियस, एक एंडोन्यूक्लियस होता है, एक होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये एक टाइप का एंडोन्यूक्लियस ही है। तो मैंने क्या लिख दिया, ये आरएनएज थर्ड है, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, आरएनए को काटने वाला है एक एंजाइम। तो एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से यहां पर आपका जो स्ट्रैंड था वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब कैसा दिखाई दे रहा है भाई आपको, ये अब ये आपको इस तरीके से दिखाई दे, तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पर कट लग गया है। अब कट क्या लगा है, कट क्या लगा है, ये इसका कौन सा प्राइम है, ये इसका 3 प्राइम, इधर इसका हो गया 3 प्राइम, ये हो गया इसका 5 प्राइम और ये हो गया 5। तो ये है आपका, ये है आपका डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए। ये क्या है बेटा, ये है डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए। अब ये एमआरएनए बना है, पहले क्या था प्राई एमआरएनए था, अब ये डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए। अब कंडीशन क्या होती है कि इन दोनों स्ट्रैंड में से, इन दोनों स्ट्रैंड में से कोई सा एक स्ट्रैंड, इन दोनों स्ट्रैंड में से कोई सा एक स्ट्रैंड इसके किसी पार्ट का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। इन दोनों डीएनए, इन दोनों स्ट्रैंड में से कोई एक स्ट्रैंड
इस डिफेक्टेड एमआरएनए के किसी पार्ट का, किसी सेगमेंट का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो यहां से क्या होगा, अब इसके पास में यहाँ पर हमारे पास दो है। अब दो में से क्या माना मैंने कि जो ये नीचे वाला है ना, जो ये नीचे वाला है, ये नीचे वाला इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, जो नीचे वाला वो उसका कॉम्प्लीमेंट है, ऊपर वाला बचा हमारे पास में। तो यहां से क्या होता है बेटा, यहां से आपका एक प्रोटीन आता है, एक प्रोटीन आता है जिसको हम स्लाइसर कहते हैं। क्या बोलते हैं जिसको हम स्लाइसर कहते हैं। स्लाइसर का यहाँ पर एक याद रखना रिस्क होती है, RISC। क्या होती है, रिस्क प्रोटीन होती है। ये दो चीजों से मिलकर बनती है, स्लाइसर और आर्गेनोड से मिलकर बनती है। तो एक रिस्क प्रोटीन है, किससे मिलकर बनी, दो चीजों से मिलकर बनी है। तो रिस्क प्रोटीन हो गई एक आपकी, ये हो गई, और एक हो गई ये। तो ये पूरी क्या है, ये पूरी रिस्क प्रोटीन है। ये पूरी क्या हो गई, ये मैंने ले लिया है स्लाइसर, और ये मैंने ले लिया है आर्गेनोड, आर्गोनोट, ARGONAUT, आर्गेनोट। अभी दोनों ने मिलकर क्या बनाया, रिस्क बनाया है। अब ये क्या होगा, ये जो आपका एमआरएनए है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये एमआरएनए क्या होगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो हो गया यहाँ पे अटैच। अब यहां से क्या होगा कि नीचे वाला कॉम्प्लीमेंट्री था ना, ये बचेगा और ऊपर वाले को ये खुद तोड़ देगा। रिस्क क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री को बचा के रखेगा और ऊपर वाले को खुद तोड़ देगा। तो जो नीचे वाला बचा ये बन जाता है गाइड डीएनए, सॉरी ये बन जाता है गाइड, और ये ऊपर वाला बन जाता है पैसेंजर। एक बन जाता है गाइड, एक क्या बचेगा, पैसेंजर। इनमें से क्या होगा, इनमें से सिर्फ आपका गाइड बचता है, पैसेंजर को खुद तोड़ देता है। तो क्या बचेगा आपके पास में, सिर्फ आपके पास में सिर्फ एक गाइड बचता है। क्या बचता है आपके पास में, सिर्फ एक गाइड बचता है। ठीक है, क्या बचा, गाइड। अब ये गाइड क्या करेगा, अब ये गाइड और ये एक साथ अटैच होता है, क्योंकि ये क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये दोनों एक साथ जब अटैच होंगे, यहां से ये दोनों हो गए एक साथ अटैच। अब क्या हुआ कि ये जो हमारा गाइड डीएनए है, सॉरी गाइड एमआरएनए है, वो ये हो गया। इसके ऊपर कौन आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा आपका डिफेक्टेड एमआरएनए। कौन सा एमआरएनए है ये, डिफेक्टेड एमआरएनए। ये कौन सा हमारा, गाइड एमआरएनए। अब क्या होगा कि जहां भी कॉम्प्लीमेंट्री फंसेगी चीजें, कि भाई यहां से लेके यहां तक का इसका क्या, इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो क्या होगा, ये रिस्क मिलके क्या करेगी, रिस्क क्या करेगी, इस पूरे के पूरे डिफेक्टेड एमआरएनए को दो पीस में काट देगी। तो क्या करेगी, यहां से जो रिस्क है, यहां से रिस्क ने क्या किया, यहां से रिस्क ने जो आपका पैसेंजर, जो आपको कौन सा डीएनए था, डबल सॉरी डिफेक्टेड एमआरएनए जो था, डिफेक्टेड एमआरएनए को क्या कर दिया गया, ब्रेक कर दिया गया, क्लीवेज कर दिया गया। क्या कर दिया, इसको क्लीवेज कर दिया गया दो हिस्सों में। और जैसे ही ये दो हिस्सों में हुआ, इसको डाइजेस्ट कर देगी सेल को। इसको सेल क्या कर देती है, डाइजेस्ट कर देती है। तो ये आपका पूरा का पूरा मेथड क्या है कि RNAi मेथड है। इस डिफेक्टेड एमआरएनए की फंक्शनिंग को रोक दिया गया है, साइलेंट कर दिया गया है, इसकी फंक्शनिंग में इंटरफियर किया गया है। तो इसको RNAi मेथड या RNA साइलेंसिंग मेथड भी कहा जाता है। तो इसकी एक्टिविटी में इंटरफियर किया गया तो RNAi हो गया, इस एमआरएनए को साइलेंट कर दिया गया तो RNA साइलेंसिंग हो गया। बेटा एक बार इस मेथड को थोड़ा सा पढ़ लेना, आप लोगों के पास फिंगर टिप्स है, फिंगर टिप्स में एक बार देख लेना आप लोग, वहां पर ही मेथड आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो बाकी का हम लोग कल करेंगे, एक बार वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, ठीक है बेटा।